नमस्कार। काशी में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा शो के लिए वीवीआईपी मेहमानों का पहुंचना शुरू हो गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा काशी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल दोपहर 12 बजे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में प्रवेश करेंगे और गंगा जल से बाबा का अभिषेक करने के बाद कॉरिडोर का विधिवत उद्घाटन करेंगे। 55 कैमरे, 7 सैटेलाइट अपलिंक मैन्स और ड्रोन के जरिए पूरी दुनिया मोदी का धार्मिक संबोधन देखेगी। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में आपने कई बातें सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोदी ने इसे पूरा कैसे कराया? कोरोना काल में भी काशी में कैसे काम चलता रहा? जो काम 70 साल में नहीं हुआ, मोदी ने 7 साल में कैसे कर दिया? देखिए एक ग्राउंड रिपोर्ट। गंगा की धारा और गंगाधर महादेव एकाकार हो रहे हैं। पुराणों में जैसा वर्णन है, ठीक वैसे ही बाबा विश्वनाथ का मंदिर और ठीक वैसे ही गंगा के घाट। भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने आकार ले लिया है। सात साल पहले गंगा पुत्र ने जो संकल्प लिया था वो पूरा होने जा रहा है। गंगा जल से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संकल्प यज्ञ में पूर्ण आहुति देने आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी काशी के ललिता घाट से अपने हाथों में गंगा जल लेकर इसी भव्य कॉरिडोर से बाबा विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करेंगे। गंगा घाट से बाबा विश्वनाथ धाम तक पहुंचने में अब संकरी गलियां पार नहीं करनी होंगी। कोई जाम नहीं लगेगा, कोई रास्ता बंद नहीं होगा। भक्त और भगवान के बीच अब कोई बाधा नहीं होगी। काशी के दिव्य मंदिर के इस भव्य दरवाजे तक पहुंचने में भोले के भक्तों को घंटों नहीं बल्कि कुछ ही मिनट लगेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर का स्वर्ण शिखर करीब पौने 2 साल बाद इतना चमक रहा है। 1839 में शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने विश्वनाथ मंदिर का शिखर बनाने के लिए 22 मन सोना दान किया था। 182 साल बाद पहली बार इसकी ऐसी सफाई हुई है। 9 मीटर ऊंचे और 8 मीटर चौड़े गुजराती टीक वुड से बने कॉरिडोर के इस मेन गेट से अंदर प्रवेश करते ही इसकी भव्यता का एहसास होने लगता है। काशी को शिव की नगरी भी कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव खुद यहाँ पर निवास करते हैं। काशी के कण कण में महादेव हैं और हर जगह हर हर महादेव की गूंज है। उस काशी में ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है शिव भक्तों में, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और इसका खास महत्व इसलिए भी है क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर शिव भी है और शक्ति भी। जो शिवलिंग है वो आधा काला है और आधा भूरा। हर शिव भक्त इस मंदिर में आकर अर्चना करने की ख्वाहिश रखता है। तो अब ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, पूरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन के तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। ये चारों तरफ ये जो मंदिर का परिसर है, ये पहला इसका हिस्सा है कॉरिडोर का। चारों तरफ चुनार के सैंडस्टोन्स इसमें लगाए गए हैं और ये जो कारीगरी की गई है, जो नक्काशी की गई है, ये गुजरात से कारीगरों ने की है। और ये बिल्कुल कारीगरी नक्काशी ऐसी है जैसी इस प्राचीन मंदिर में है। तो पूरा ये कॉम्प्लेक्स इस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर परिक्रमा कर पाएंगे। और ये जो मुख्य मंदिर है उसके अलावा भी परिसर में मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, पार्वती जी का मंदिर है। जो मां अन्नपूर्णा कनाडा से आई हैं उनका भी एक मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। इस जो मंदिर है ये प्राचीन, इसमें 4 गेट हैं। तो उसी तरह से इस पूरा जो परिसर है उसमें कॉम्प्लेक्स में 4 गेट बनाए गए हैं। तो श्रद्धालु पहले भी इन 4 गेटों के जरिए, गेट्स के जरिए ही यहाँ पर आते थे, लेकिन अब पहले क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ थी, पतली पतली गलियाँ थी, मकान थे, दुकानें खुली थी, तो श्रद्धालुओं को आने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी, बहुत भीड़ से गुजरना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ सब कुछ खुला खुला है। 7 साल पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन काशी का ऐसा कायाकल्प होगा। 2000 स्क्वायर मीटर में बना काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर आज 50,000 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा क्षेत्र में फैल गया है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? मोदी ने इसे कैसे मुमकिन किया? पौने 2 साल से पूरा हिंदुस्तान कोरोना से लड़ रहा है। ऐसे में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम
कैसे पूरा हुआ, इसे समझने के लिए काशी से नहीं बल्कि दिल्ली के पीएम हाउस से शुरुआत करनी होगी। ये मॉडल देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मॉडल को बारीकी से देख रहे हैं, ये उनके ड्रीम प्रोजेक्ट यानी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मॉडल है। कोरोना काल में मोदी बार बार काशी नहीं जा सकते थे, इसलिए पीएम हाउस में ही ये मॉडल तैयार कराया गया। काशी में ग्राउंड पर ठीक इसी मॉडल के मुताबिक काम हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पत्थर कैसे लगेंगे, भवन कितने ऊंचे होंगे, मंदिर कहां-कहां होंगे, भक्तों के लिए गेस्ट हाउस कहां-कहां बनेंगे, एक एक चीज प्रधानमंत्री ने डिसाइड की। नरेंद्र मोदी दिल्ली में रहते हुए भी ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से काशी में हो रहे काम की समीक्षा करते रहे और अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते रहे। इसमें कोई शक नहीं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के शिल्पी नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने यहां महारानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा लगाई है। आदि गुरु शंकराचार्य और भारत माता की मूर्तियां गुजरात से मंगवाई गई हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में 3 मूर्तियां भी लग रही हैं, अहिल्याबाई होलकर, भारत माता और आदि शंकराचार्य की। ये पूरा जो परिसर है, जब श्रद्धालु आएंगे गंगा घाट से, ललिता घाट के गेट से एंटर करेंगे, सीढ़ियां चढ़ेंगे और इस जगह पे आएंगे, इस परिसर में आएंगे। यहाँ कुछ पुराने मंदिर भी हैं, वाराणसी आर्ट गैलरी भी है और यही ये मूर्तियां लगाई गई हैं। जो पुराने मंदिर हैं ये घरों के अंदर चले गए थे, जिनको बाहर निकाला गया है, तो श्रद्धालु इन मंदिरों में भी दर्शन कर सकेंगे। अहिल्याबाई होलकर, जिनका इस काशी विश्वनाथ मंदिर जो दूर चमक रहा है, काफी गहरा नाता रहा है। ये मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर, कई बार टूटा और कई बार इसका निर्माण हुआ। 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पुनरुद्धार किया और उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया है। तो उन अहिल्याबाई होलकर की ये मूर्ति लगाई गई है। बहुत सुंदर ये मूर्ति है। इसी तरह से भारत माता की भी मूर्ति है और आदि शंकराचार्य की भी मूर्ति लगी है। ऐसा कहा जा रहा है कि आदि शंकराचार्य का काशी से बहुत गहरा रिश्ता रहा। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को बचाने का काम किया। उन्होंने 4 पीठ बनाए और वो काशी भी आए। ऐसा कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करके जब वो वापस जा रहे थे, तो गंगा जी जब जा रहे थे तो उनको भगवान शिव के साक्षात दर्शन भी हुए थे। तो इस परिकल्पना के साथ कि यहाँ पर भगवान शिव हैं तो आदि शंकराचार्य भी हैं, इस पूरे कैंपस को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। शंकराचार्य जी पूरे भारत में पूजे जाते हैं क्योंकि हमारे धर्म को उन्होंने एक किया। भारत माता की मूर्ति लगा करके पूरा बनारस गौरवान्वित महसूस हो रहा है। कृतज्ञ है अपने प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, कृतज्ञ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए 400 मकानों और दुकानों को शिफ्ट किया गया। उन घरों और दुकानों को हटाने का काम शुरू हुआ तो वहां से प्राचीन मंदिर और सुंदर मूर्तियां निकली। मोदी ने हर मंदिर को कॉरिडोर में जगह दिलाई। इनके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 24 नए भवन बनाए गए। मंदिर परिसर, मंदिर चौक, गेस्ट हाउस, 3 यात्री सुविधा केंद्र, मुमुक्षु भवन, बुक स्टोर, भोगशाला, वाराणसी गैलरी, म्यूजियम, मल्टीपर्पज हॉल, वैदिक केंद्र, दुकानें, यूटिलिटी बिल्डिंग, सिक्योरिटी बिल्डिंग और नीलकंठ पवेलियन का निर्माण किया गया। मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में 8 तरह के पत्थर लगाए गए हैं। मंदिर परिसर में चुनार का सैंडस्टोन लगा है, जिसमें नक्काशी गुजरात से होकर आई है। मंदिर परिसर में फर्श पर मकराना का मार्बल लगा है। मंदिर चौक पर ग्रेनाइट, जेड ब्राउन का और गंगा घाट पर मंडाना स्टोन लगाया गया है। इसके अलावा कोटा स्टोन और तमिलनाडु के पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में ये सोने का शिखर है जो समय होते होते इसमें कालिक आ गई थी, अब इसको साफ किया गया। पद्मश्री रजनीकांत जी हमारे साथ हैं। ये किस तरह से पूरा ये सफाई का काम हुआ, ये दरवाजे इसमें चांदी के हैं, किस तरह से इसको साफ किया? देखिए, ये प्राचीन काल से जब बाबा विश्वनाथ का ये ज्योतिर्लिंग यहाँ पे स्थापित हुआ था, उसके बाद में ये पत्थर का ये पूरा ऊपर का जो है वो बना हुआ शिखर महाराजा रणजीत सिंह ने जब कांधार विजय करके लौटे थे तो उन्होंने 125 किलो सोना भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए दान किया और इतना ही सोना उन्होंने दान किया था स्वर्ण मंदिर के लिए। तो काशी में जो कसेरा समाज के लोग हैं
उन शिल्पियों ने इसके ऊपर में नक्काशी का काम किया। ये जो फूल की आकृतियां उभरी है, इसको यहाँ पे खाल उभाड़ का काम बोलते हैं। खाल उभाड़ का ये जो काम है, इसी खाल उभाड़ के लिए कसेरा समुदाय जाना जाता है। और उसके बाद में चांदी के चौखट बनाए गए, चांदी के दरवाजे बनाए गए। यहाँ पे जो है ये चौखट पूरा चांदी का लगा हुआ है, उसमें भी बहुत सुंदर नक्काशी। तो ये नक्काशी यहीं के कसेरा समाज की विशेषता है। और यहाँ के शिल्पियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में, तरन तारण में, श्रवण बेलगोला में और जितने प्रसिद्ध मंदिर हैं, अभी यहीं के शिल्पी जो यहाँ पे कसेरा समाज के हैं, विजय कसेरा ने भगवान केदारनाथ धाम में जाकर के 250 किलो चांदी का गर्भगृह के अंदर में पूरा कार्य किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री जी गए थे। अगर हमें दिखा पाए, ये मां अन्नपूर्णा की मूर्ति है जो कनाडा से वापस भारत लाई गई है। तो इसमें क्या क्या, दरवाजे में क्या क्या प्रतीक चिन्ह है? ये दरवाजे के अंदर में जो प्रतीक चिन्ह आप सबसे ऊपर देखिए, स्वास्तिक का निशान है जो सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा निशान है। उसके बाद में शंख की चीजें बनी हुई हैं और नीचे कलश है। ये तीनों चीजें मां के साथ में जुड़ी हुई हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सबसे बड़ी बात जानते हैं आप? इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हो गया और एक मुकदमा नहीं हुआ। देश के सबसे पुराने मंदिर के पास से 400 मकान और दुकानें हटाई गई। मंदिर के पास की जमीन करोड़ों अरबों की है। मोदी विरोधियों ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के खिलाफ बहुत हल्ला मचाया, लेकिन कोर्ट में एक भी केस नहीं पहुंचा। मामला अगर कोर्ट में जाता तो प्रोजेक्ट पूरा होने में बरसों लग जाते। ये मैनेज कैसे हुआ? सरकार ने विश्वनाथ मंदिर के पास एक जमीन खरीदी। जमीन के मालिकों को फुल पेमेंट की गई। किसी भी जमीन का पैसा लटकाया नहीं गया। किसी जमीन के मालिक को भटकाया नहीं गया। जमीन मालिकों को दूसरी जमीन मुहैया कराई गई। करीब 5 लाख स्क्वायर फुट जमीन मिल जाने के बाद काशी को संवारने का प्लान बना। कॉरिडोर का नक्शा तैयार हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कैसा होगा, ये पूरा नक्शा है। और हमारे साथ पीयूष तिवारी हैं जो काशी विश्वनाथ मंदिर धाम न्यास के पीआरओ हैं। ये किस तरह का कॉरिडोर होगा, अगर इस नक्शे से हमें समझा पाए? मैडम, ये जो नक्शा है ये हमारा मास्टर प्लान है। आप अगर इस पे देखें तो पहले विश्वनाथ मंदिर जो ये आपको जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, बस इतना ही बड़ा था। इसके पूरा टोटल जो एरिया था मात्र 3500 स्क्वायर फीट था। उसके बाद हम लोगों ने घर परचेज किए, उसको डिमोलिश किया और ये लगभग अब 5 लाख स्क्वायर फीट में है। अगर हम मेन रोड से नज़र डालें तो इस गेट से एंट्री है। मेन गेट सबसे बड़ा है जो सड़क किनारे से है। इस गेट के बाद हमारी यात्री सुविधा केंद्र है। यात्री सुविधा केंद्र के बाद आइए हमारा मंदिर है। मंदिर के एक साइड में यात्री सुविधा केंद्र दूसरे नंबर का है। उसके बगल में भोगशाला है जहाँ बाबा के भोग प्रसाद बनेगा। आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा कॉरिडोर का सबसे बड़ा एरिया है जिसको मंदिर चौक बोलते हैं। इसमें एम्पोरियम है, यूटिलिटी सिस्टम है। इसके जस्ट बगल में हमारा गेस्ट हाउस है जहाँ श्रद्धालुओं को, यात्रियों को रुकने की व्यवस्था होगी। उसके बाद आगे अगर हम गंगा की तरफ बढ़ें तो मुमुक्षु भवन, मुमुक्षु भवन के आगे सिटी म्यूजियम, सिटी म्यूजियम के जस्ट सामने जो है जलपान केंद्र और स्पिरिचुअल बुक स्टोर है, धार्मिक बुक स्टोर है जहाँ से आप धार्मिक की पुस्तकें खरीद सकेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो है वाराणसी गैलरी और सिटी म्यूजियम है। ये दोनों जो है जस्ट लाइक एक संग्रहालय टाइप के हमारे हैं जिनमें अलग अलग चीज़ों का संग्रह करके किया जाएगा। जब इससे आगे आप गंगा जी की तरफ तो मल्टीपर्पज हॉल है। ये 300x300 कुर्सियों का एक वो है जहाँ पे आप सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम कर सकेंगे। फिर आप गंगा घाट की तरफ जाएं तो ये कैफ़े बिल्डिंग और टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर है। ये एक वैदिक केंद्र भी है जहाँ पे आप हमारे यहाँ के शास्त्रियों का प्रशिक्षण कर सकते हैं या योग साधना कर सकते हैं। और ये आगे हमारा जेट्टी और घाट का एरिया है। तो ये पूरा कॉरिडोर जो है ये एक सर्व सुविधा युक्त, जिसको कॉरिडोर कर सकते हैं एक धार्मिक स्थल का, तो ये बनाया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में चांदी के 4 दरवाजे लगे हैं जो चारों दिशाओं में खुलते हैं। इसी तरह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के चारों ओर 4 विशाल गेट लगाए गए हैं। ये गेट उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा में खुलते हैं। गंगा के ललिता घाट से आने वाले श्रद्धालु पूर्वी गेट से बाबा विश्वनाथ मंदिर में आएंगे। टीकवुड के चारों गेट गुजरात से बनकर आए हैं। इनके अलावा 3 गेट और बनाए गए हैं जो 9 मीटर ऊंचे और 6 मीटर चौड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी पहुंचने से पहले पूरा कॉरिडोर फूलों की खुशबू से महक रहा है। विश्वनाथ कॉरिडोर में करीब 1 लाख गेंदे के फूल लगाए गए हैं। मोदी जब कॉरिडोर में प्रवेश करेंगे तो काशी डमरू दल के 151 सदस्य पीएम का स्वागत करेंगे और मंत्रोच्चार होगा। मध्यादेव
भगवान शिव के 5 प्रतीक माने जाते हैं, रुद्राक्ष, त्रिशूल, त्रिपुंड, भस्म और डमरू। तो ये डमरू वाले आए हैं। ये कहा जाता है कि मां सरस्वती ने जब वीणा बजाई तो ध्वनि सुनाई दी और शिव ने नृत्य किया, 14 बार डमरू बजाया तो संगीत में धुन और ताल का जन्म हुआ। ये कहा जाता है कि भगवान शिव को डमरू बहुत पसंद है, सुनना भी और बजाना भी। तो जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने आएंगे तो इस तरह से डमरू से उनका स्वागत किया जाएगा। ये वाराणसी का डमरू दल है, 151 लोग हैं जो डमरू से बजा के प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे और ये बताएंगे कि खुशी का वक्त है। इसलिए डमरू, क्योंकि जब डमरू बजाया जाता है तो कहा जाता है कि ऐसा लगता है कि कोई शुभ काम होने जा रहा है। सिर्फ डमरू ही नहीं, ये लोग आए हैं, ये श्लोक पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। देवाधिदेव महादेव जो नटराजाधिराज कहा जाता है जिनको, तो यह उनका प्रिय जो है वाद्य है, जहाँ से वो बजाते हैं तो सारे संसार को शब्द मिलता है। इसलिए इस डमरू का भगवान शंकर की पूजा में बड़ा महत्व है। डमरू के निनाद के बीच यहाँ पर भव्य लोकार्पण समारोह संपन्न होने जा रहा है। मोदी जब काशी आएंगे तो काशी के शिल्पकारों की तरफ से उनको ये अनोखा गिफ्ट दिया जाएगा। कमल के फूल के अंदर से निकलते शिवलिंग को बनारस के बुनकरों और कसेरा समुदाय ने तैयार किया है। इसे अंगवस्त्र, त्रिशूल और क्राफ्टिंग से बनाया गया है। मोदी के आने से पहले बनारस के स्पेशल लड्डू तैयार है। काशी मोदी के लिए धर्म और कर्म दोनों का क्षेत्र है। यहाँ धर्म के साथ कर्म भी जुड़ा है। काशी कॉरिडोर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, इसलिए चुनावों पर इसका असर पड़ना तय है। बनारस से 880 किलोमीटर दूर राजस्थान के जयपुर में राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व की बात की। राहुल की नई परिभाषा काशी में कितना असर डालेगी और काशी का यूपी पर कितना असर होगा, योगी आदित्यनाथ ने इसका सैंपल दिखा दिया है। मुझे एक बात बताइए कि क्या सपा की सरकार के समय अयोध्या में राम मंदिर बन जाता? राम मंदिर बनने से खुश हैं? गांव के लोग खुश हैं? शहर के लोग? तो क्या घर घर बताओगे? कल प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ धाम का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। क्या काशी विश्वनाथ धाम कांग्रेस बनाती, गोवा बनाती और बबुआ से उम्मीद करते थे क्या? काशी में कल योगी बैक सीट पर रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी फ्रंट सीट से स्टीयरिंग संभालेंगे। काशी कॉरिडोर के लॉन्च पैड से मोदी 2022 के लिए योगी को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी। और आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त वाराणसी पहुंच चुके हैं और वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की समीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं वहां जो काम हुआ है उससे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी को वहां पहुंचना है। तो जिस जिस जगह भी प्रधानमंत्री जाएंगे वहां पहले योगी आदित्यनाथ जाकर जायजा ले रहे हैं तैयारियों का। और इस वक्त भी आप देखिए कितनी खूबसूरत काशी नगरी लग रही है। प्रधानमंत्री कल यहाँ पहुंचने जा रहे हैं और उसका पूरा कार्यक्रम जो है वो पहले से बिल्कुल तय है। प्रधानमंत्री कल 10:30 बजे करीब एयरपोर्ट पहुंचेंगे और आप देखिए अभी रोशनी से कैसे गंगा के घाट जो हैं वो जगमगा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही उनकी अगवानी करने जा रहे हैं और वो एयरपोर्ट आएंगे। उसके बाद संपूर्णानंद विश्वविद्यालय हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां से फिर सीधे वो बाबा काल भैरव मंदिर में जाएंगे और पूजा करेंगे। उसके बाद वहां से खिड़किया घाट जाएंगे और रोरो क्रूज से गंगा के रास्ते श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वो करीब 12 बजे पहुंचेंगे। तो वो जो रोरो सर्विस है उसमें ही इस वक्त सवार हैं योगी आदित्यनाथ, आप देख रहे हैं। तो इसी रोरो सर्विस से क्रूज से चल करके वो पानी के रास्ते विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे और फिर
कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद वो विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। इससे पहले आपने देखा जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी आज पहुंच चुके हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री वो भी कल के इस भव्य कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। और एक बार जब विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हो जाएगा उसके बाद वहीं से प्रधानमंत्री का एक संबोधन भी है, जिसके बाद वो संत रविदास घाट जाएंगे, ये भी गंगा मार्ग से ही जाएंगे। और इसके बाद उनका कल दिन भर का पूरा कार्यक्रम है और शाम को गंगा आरती जो है वो तमाम बीजेपी के मुख्यमंत्रियों, यूपी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों समेत वो गंगा घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे। और अब बात यूपी की चुनावी बिसात की, जहां हर पार्टी जातिगत समीकरणों को साध कर 2022 की जंग जीतने की तैयारी में लगी है। इस कोशिश में सबकी नजर ब्राह्मण वोट पर है। आज अखिलेश यादव ने इस लड़ाई को और तेज कर दिया। अखिलेश ने अपनी स्थिति मजबूत करते हुए पूर्वांचल के बड़े ब्राह्मण चेहरे हरिशंकर तिवारी के परिवार की समाजवादी पार्टी में एंट्री कराई। हरिशंकर तिवारी परिवार के 3 बड़े चेहरे एक मन से साइकिल पर सवार हुए, लेकिन इसी के साथ समाजवादी पार्टी पर माफिया और बाहुबलियों को प्रोटेक्ट करने के आरोप भी लगने लगे। हरिशंकर तिवारी परिवार के बहाने बीजेपी ने सीधे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमले शुरू कर दिए। तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के पूर्वांचल को साधने के लिए आज बड़ा दांव खेला। अखिलेश ने पूर्वांचल के कई जिलों में मजबूत पकड़ रखने वाले ब्राह्मण चेहरे और बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी के परिवार की अपने पार्टी में एंट्री कराई। पूरा तिवारी परिवार समाजवादी हो गया। पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटे विनय शंकर तिवारी और कुशल तिवारी हाथी से उतरकर साइकिल पर सवार हो गए। हरिशंकर तिवारी के भांजे गणेश शंकर पांडे ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। तिवारी खानदान के कई और प्रभावशाली नेता चुनाव से ठीक पहले अखिलेश के साथ हो लिए। हरिशंकर तिवारी खुद 88 साल के हैं, अब राजनीति में एक्टिव नहीं है, लेकिन उनके परिवार का नाम, उनका रसूख अभी पूर्वांचल के बड़े हिस्से में पहले की तरह बरकरार है। ये बात अखिलेश यादव को अच्छी तरह पता है, इसीलिए आज जब हरिशंकर तिवारी का परिवार साथ आया तो अखिलेश जोश में दिखाई दिया। इतना बड़ा परिवार जब हमारे साथ जुड़ गया है और इनके सहयोगी साथी सब बड़ी संख्या में आए हैं, जो आने वाले चुनाव में जिनका हमें सामना करना था, आज जब ये परिवार जुड़ गया, साथ ही में विनय शंकर तिवारी जी जो विधायक हैं वो भी साथ आ गए हैं, तो अब मुकाबले में समाजवादी पार्टी का अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हरिशंकर तिवारी के बड़े बेटे कुशल तिवारी संत कबीर नगर से 2 बार सांसद रह चुके हैं। दूसरे बेटे विनय शंकर तिवारी गोरखपुर जिले की चिल्लूपार सीट से विधायक हैं। वहीं हरिशंकर तिवारी के भांजे गणेश शंकर पांडे यूपी विधानसभा परिषद के पूर्व सभापति रह चुके हैं। इन सब ने साइकिल की सवारी शुरू की और पैडल मारते ही बीजेपी पर तीखे हमले करने लगे। हरिशंकर तिवारी के बेटों ने योगी सरकार पर जातिवादी होने का आरोप लगाया, बार बार ब्राह्मण समाज की बात की। कहा योगी सरकार ने ब्राह्मणों के साथ भेदभाव किया है, ब्राह्मण समाज पर बहुत अत्याचार किया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट होता है, जब अपॉइंटमेंट होता है तो एक जात विशेष के 75 लोग, 150 लोगों का अपॉइंटमेंट होता है, उसमें एक जात विशेष के 75 लोगों का अपॉइंटमेंट होता है। जितने थाने, जितने चौकी, जो जिले प्रशासन है, सब पे एक जात विशेष के लोगों को बैठाने का काम इस वर्तमान सरकार ने किया है। और तो और खासकर हम जिस समाज से, खासकर ब्राह्मण समाज से जहां से हम आते हैं, उस ब्राह्मण समाज में जितना अत्याचार और अन्याय हुआ है शायद ही कभी किसी ने किया हो। हरिशंकर तिवारी परिवार का समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना अहम क्यों है? इसके पूर्वांचल की सियासत में क्या मायने हैं? इसका यूपी विधानसभा चुनाव में क्या असर हो सकता है? इसे समझने के लिए हमें पहले हरिशंकर तिवारी को समझना होगा। 70 के दशक में हरिशंकर तिवारी पूरे पूर्वांचल में ब्राह्मणों का जाना पहचाना चेहरा बनकर उभरे। हरिशंकर तिवारी ने धनबल और बाहुबल से पूरे इलाके में मजबूत पकड़ बनाई। 80 के दशक में हरिशंकर तिवारी ने राजनीति में पैर जमाए। 1985 में उन्होंने पहला चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा सीट से जीता। हरिशंकर तिवारी ने
जब पहला चुनाव जीता तब वो जेल में बंद थे। इस पूरे इलाके में हरिशंकर तिवारी की तूती बोलती थी। वो चिल्लूपार से लगातार 6 बार विधानसभा का चुनाव जीते। हरिशंकर तिवारी की पूर्वांचल की सियासत में क्या पैठ थी, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि वो कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और मुलायम सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। यूपी में कितनी पार्टियों की सरकार बदली, लेकिन पूर्वांचल के बड़े हिस्से पर हरिशंकर तिवारी परिवार का असर कम नहीं हुआ। उनके बेटे विनय शंकर तिवारी चिल्लूपार सीट से मौजूदा विधायक हैं। विनय शंकर तिवारी लगातार योगी पर हमला और अखिलेश की तारीफ कर रहे हैं। गोरख बीआरडी में जो जापान जेईटी हो जापानी इंसेफ्लाइटिस से लोग मर रहे थे, तो वहां के प्रिंसिपल है राजीव मिश्रा। गलती किसी और की थी, राजीव मिश्रा को वहां पे ले जाकर सजा दी गई। उनकी पत्नी को 2 साल जेल में रखा गया, उनको जेल में रखा गया। उनका क्या अपराध है शायद ही कहीं किसी को मालूम हो। अभी आप देखिए विवेक तिवारी की यहां हत्या कर दी गई, ऊंचाहार में हत्या हो गई, 5-5, 6-6 हत्याएं ऊंचाहार में हो गई। इसी तरह भी गोरखपुर में 24 नवंबर को दिन दहाड़े जो कि कहा जाता है कि कानून व्यवस्था बेहतर है, सीएम सिटी है, वहां पे एक अंकुर शुक्ला नाम के नौजवान की ईंटे से कूच कर हत्या की गई है। पूर्वांचल में ब्राह्मण और ठाकुर की सियासी जंग नई नहीं है। 70 के दशक में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के बीच वर्चस्व की लड़ाई चली, जिसका असर तब पूर्वांचल की राजनीति पर भी पड़ा था। हरिशंकर तिवारी के बेटे ब्राह्मण और ठाकुर की इसी जंग को 2022 के चुनाव में नए सिरे से जिंदा करने की कोशिश में लगे हैं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव हरिशंकर तिवारी के परिवार का इस्तेमाल ब्राह्मणों को लुभाने के लिए करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के नेता हरिशंकर तिवारी के पुराने इतिहास का जिक्र करके समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने लगे हैं। आज जिस ढंग से समाजवादी पार्टी में कुछ लोगों को शामिल किया गया है, तो समाजवादी पार्टी को अपना नाम बदल करके माफियावादी पार्टी कर लेना चाहिए, क्योंकि पूरे प्रदेश के जितने भी माफिया हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, सारे के सारे समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि ये नई सपा है। प्रदेश के रिकॉग्नाइज्ड क्रिमिनल्स को जिस ढंग से शामिल किया गया है, पूरे प्रदेश की जनता अच्छी तरह देख रही है। चाहे मुख्तार अंसारी हो या दूसरे हिस्ट्री सीटर हो, लगातार समाजवादी पार्टी में ऐसे लोगों का दबदबा बना रहा। ये पूरा खेल ब्राह्मण वोटर्स का है। यूपी की चुनावी बिसात में ब्राह्मण वोटर्स की अहमियत क्या है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। यूपी में ब्राह्मण वोटर्स 12% है। यूपी की कई विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण वोटर 20% से ज्यादा है। विरोधियों को मात देने के लिए हर पार्टी ने सियासी बिसात बिछाई है। बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर कांग्रेस, हर पार्टी की नजर यूपी के 12% ब्राह्मण समुदाय पर है। अखिलेश यादव बार बार आरोप लगा रहे हैं कि योगी सरकार जाति देखकर काम कर रही है। जात को, धर्म को देख करके काम हुआ है। और जिस तरीके से अंग्रेज भारत में आए थे और उन्होंने एक ही नारा दिया, उस नारे को उन्होंने अमल किया, डिवाइड एंड रूल कर करके जिस तरीके से वो राज करते रहे, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज डरा करके लोगों को मार करके राज करना चाहती है। अंग्रेज अगर डिवाइड एंड रूल करके राज कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी डरा करके, मार करके राज करना चाहती है। ब्राह्मण वोटर्स का पूर्वांचल में क्या असर है, इसे भी समझने की जरूरत है। पूर्वांचल में कुल 24 जिले आते हैं, जिनमें 147 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में बीजेपी को पूर्वांचल में 102 सीट पर जीत मिली थी। 2012 में अखिलेश यादव की सत्ता का रास्ता भी पूर्वांचल से होकर निकला था। 2007 में मायावती को सत्ता में बिठाने में पूर्वांचल ने बड़ी भूमिका निभाई थी। पूर्वांचल के बलरामपुर बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली में ब्राह्मण वोटर्स 15% से ज्यादा है। यही वजह है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी इस इलाके पर ज्यादा फोकस कर रही है। इसी को नजर में रखकर बीएसपी ने अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की।
मायावती ने यूपी के ब्राह्मणों को साधने की जिम्मेदारी पार्टी के ब्राह्मण नेता सतीश चंद्र मिश्र और पूर्व मंत्री नकुल दुबे को दे रखी है। मायावती ने ब्राह्मणों को खींचने के लिए रामवीर उपाध्याय को भी काम पर लगाया है। समाजवादी पार्टी की नजर भी ब्राह्मणों पर है। पार्टी ने इसके लिए ब्राह्मण सम्मेलन किए। समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों के उत्पीड़न को सियासी हथियार बनाने का फैसला किया। इस काम में अखिलेश ने माता प्रसाद पांडे, शिवाकांत ओझा और अभिषेक मिश्रा को लगाया है। अब हरिशंकर तिवारी परिवार को पार्टी में शामिल कराकर पूर्वांचल में बड़ा दांव खेलने की कोशिश की है। बीएसपी और समाजवादी पार्टी की काट के लिए बीजेपी ने बड़ी संख्या में ब्राह्मण नेताओं को योगी सरकार में मंत्री बनाया। केंद्र सरकार में भी कई ब्राह्मण चेहरों को जगह दी गई। योगी सरकार ने 56 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में 9 मंत्री ब्राह्मण समुदाय से बनाए। इस वक्त योगी सरकार में दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम, श्रीकांत शर्मा, ब्रजेश पाठक, जितिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री हैं। सतीश चंद्र द्विवेदी, नीलकंठ तिवारी, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय राज्य मंत्री हैं। इन्हीं चेहरों पर यूपी के ब्राह्मण वोटर्स को बीजेपी के पाले में लाने की जिम्मेदारी है। समाजवादी पार्टी को हरिशंकर तिवारी फैमिली का ही साथ नहीं मिला है। अखिलेश दूसरी पार्टियों के ब्राह्मण नेताओं को भी लाकर बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की रणनीति बना रहे हैं। आज जिस मंच से हरिशंकर तिवारी के परिवार के लोग साइकिल पर सवार हुए, उसी मंच पर संत कबीर नगर से बीजेपी के मौजूदा विधायक दिग्विजय नारायण चौबे ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। लेकिन बीजेपी ने 2022 के चुनाव के लिए कानून व्यवस्था को ही सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर को अपनी कामयाबी बता रही है। सीएम योगी से लेकर प्रधानमंत्री तक इसे बीजेपी सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलरामपुर में थे। वहां उन्होंने माफिया, अपराधी और बाहुबलियों पर सख्त एक्शन के लिए सीएम योगी की तारीफ की। समाजवादी पार्टी पर तीखे हमले किए। पहले जो सरकार में थे वो माफिया को संरक्षण देते थे। आज योगी जी की सरकार माफिया की सफाई में जुटी है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पहले जो सरकार में थे वो बाहुबलियों को बढ़ाते थे। आज योगी जी की सरकार गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी सभी को सशक्त करने में जुटी है। पहले जो सरकार में थे वो यहां जमीनों पर अवैध कब्जे करवाते थे। आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी हर रैली में समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त हुए अपराध की लिस्ट गिनाते हैं। समाजवादी पार्टी पर माफिया और बाहुबली को प्रोटेक्ट करने का आरोप लगाते हैं। पहले की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देकर यूपी का नाम बदनाम कर दिया था। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ भी माफिया और क्रिमिनल्स पर एक्शन को अपनी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी बताते हैं। वो बार बार कहते हैं कि उन्होंने 4.5 साल के दौरान उनकी सरकार ने साढ़े 4 साल के दौरान उनकी सरकार ने माफिया, क्रिमिनल्स और दंगाइयों को चुन चुन कर जेल भिजवाया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।